हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं उनको हमने डिटेल में किया था, क्यों यूज़ करते हैं, इसके गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, फंक्शंस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या होते हैं, एक तरीके का पूरा ओवरव्यू जो है हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। आई होप आपको वो वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भी प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो आपका क्या एक फंक्शन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइक प्रोसेस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, उसके बाद जो है मेमोरी को मैनेज करना, ये सारे क्या हैं फंक्शन है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट में किस तरीके से प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। उसके बाद जो प्रोसेस है उसका जो स्टेट डायग्राम है उसको डिटेल में देखेंगे, शेड्यूलिंग देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट एक मैनेज करता है एलोकेशन ऑफ प्रोसेस टास्क और जॉब टू अ प्रोसेसर। द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनिंग। ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, कौन सी कहाँ जा रही है, कौन सी रन में जाएगी, कौन सी एग्जीक्यूट में जाएगी, कौन सी प्रोसेस आईओ ऑपरेशन यूज़ करेगी, कौन सी सीपीयू टाइम को यूज़ करेगी। तो ये सारा काम रहता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लगा सकते हो प्रोसेस मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ डेफिनेशन है प्रोसेस की, कि प्रोसेस जो है होता क्या है। प्रोसेस जो होता है एक प्रोग्राम होता है इन एग्जीक्यूशन। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो प्रोसेस कोई प्रोग्राम है, लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ। जैसे आपने जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उस टाइम पे जो है आपने C++ सीखी होगी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जब आप सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग सीखी तो दो नंबर को एडिशन करना आपने सीखा, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो आपने लिख लिया studio.h, conio.h, उसके बाद आपने इंट ए और बी लिया, फिर ठीक है उन दोनों को, फिर आपने ए में कुछ डाला, बी में कुछ डाला, उन दोनों को सम करवा दिया। ठीक है, और लास्ट में जो है हमने प्रिंट करवा दिया किसको भाई, सम को। अब ये जो मैंने प्रोग्राम लिख दिया, ये प्रोग्राम जब मैंने लिख दिया, मैंने रन भी कर दिया, उसके बाद जो प्रोग्राम सेव होगा, मतलब ये वाला जो प्रोग्राम आपका सेव होगा वो कहाँ होगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, बी सेकेंडरी मेमोरी में जाके आपका प्रोग्राम स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोग्राम। लेकिन जब मैं उस प्रोग्राम को कहाँ पर लेकर आती हूँ, मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, मैं उसको स्टार्ट में लेकर आती हूँ, मेन मेमोरी में लेकर आती हूँ कि भाई अब मुझे जो है इस प्रोग्राम को क्या करना है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है भाई, प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोसेस। तो समझ में आया डेफिनेशन क्या कह रही है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो प्रोसेस, जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में पहुंच जाए वो आपका क्या कहलाएगा भाई, प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अभी और भी डेफिनेशन है। प्रोसेस इज एनिमेटेड स्पिरिट ऑफ प्रोसीजर। प्रोसेस इज एन एंटिटी विच प्रोसेसर आर असाइन। ठीक है, मतलब सीधी यही है कि जो प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर के थ्रू जो असाइन की जाती है, प्रोसेस जो है वो एक डिफाइंड एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कुछ डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया है वो इसी डेफिनेशन के ऊपर आया है कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो क्या क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और डिटेल में देखो भाई, प्रोसेस जो है बेसिकली एक प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन में, और उसके बाद जो है, हाँ जी, उसके बाद जो है एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, सी और C++ का कंपाइलर अगर बाइनरी कोड हम क्रिएट करवाते हैं, ओरिजिनल कोड और बाइनरी कोड आर बोथ प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जब हम उसको बाइनरी कोड को रन करवाएंगे, जब हम उसको क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाएगा तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या होता है आपका प्रोग्राम एंड प्रोसेस में, कि प्रोग्राम और प्रोसेस जो है सेम सेम ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन करने से पहले, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से पहले डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अब यहाँ डायग्राम देखो भाई, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी प्रोसेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये आपकी पैसिव एंटिटी है। कैसी एंटिटी है, पैसिव एंटिटी। क्यों, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, उसको छोड़ दिया, भाई कब आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। लेकिन जब मैं उसको किसी
उसको मैं वर्किंग में लगा लूँ, एग्जीक्यूशन में लगा लूँ, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक्टिव स्टेट बन जाएगी, एक्टिव एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए पैसिव एंटिटी क्या होता है, प्रोग्राम होता है, और एक्टिव एंटिटी आपकी क्या होगी भाई, प्रोसेस होगी। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि पैसिव स्टेट होता है, ये आपकी एक्टिव होगी। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशन के ऊपर। प्रोग्राम इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर अ प्रोग्राम इज मोर देन वन प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। प्रोग्राम की डेफिनेशन नॉर्मली क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोसेस क्या होती है, मोर देन वन प्रोग्राम कोड। ठीक है, एक से ज़्यादा उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोग्राम कोड। समटाइम जो है हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द करंट एक्टिविटी। इसके अंदर क्या इंक्लूड रहता है, अभी करंट एक्टिविटी भी इंक्लूड रहती है कि करंटली जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कर रही है। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर भी जो है कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है कि सपोज जो है आपकी दो प्रोसेस हैं P1 और P2। ठीक है, तो P1 पे जो काम कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि जो P2 प्रोसेस जो है, जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होगी P1 के बाद, उसकी एड्रेस को जो है कहाँ पर स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर क्यों यूज़ किया जाता है भाई, प्रोसेस मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, प्रोग्राम काउंटर का। ठीक है, and content of the processor register. In addition, process generally include the process stack which contain temporary data such as function parameter, return address and local variable and data section. ठीक है, which contain global variable. प्रोग्राम बाई itself इज नॉट अ प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोग्राम जो है खुद को हम प्रोसेस नहीं कह सकते। प्रोग्राम जो होती है वो एक पैसिव एंटिटी होगी, और जो कि आप स्टोर करवाते हो फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में जिसको स्टोर किया जाता है। वेयर अ प्रोसेस इज एन एंटिटी, active entity which program counter specify the next instruction to execute and set of associated resources। ठीक है, तो ये सारा है मेन आपका सीधा सीधा वही है जो मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू आप ही बताया था। प्रोसेस जो वही है, आपकी एक्टिव है, वो आपकी पैसिव है। सिंगल प्रोग्राम कैन क्रिएट मैनी प्रोसेस। एक सिंगल प्रोग्राम जो है बहुत सारी प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। व्हेन रन मल्टीपल टाइम्स, बार बार जो है उसको रन करके जो है वो बहुत सारी प्रोसेस को क्या कर सकता है भाई, क्रिएट कर सकता है। व्हेन ओपन exe और बाइनरी फाइल मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल इंस्टेंस बिगिन, मल्टीपल प्रोसेसर आर क्रिएटेड। तो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन प्रोग्राम इज लोडेड, जब आप प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करवा देते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, समझ में आया भाई इतना। अब देखो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस क्या होगी भाई, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज कैप्ट ऑन डिस्क नहीं है, कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी नहीं है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में पहुंच जाए क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आ जाते हैं। अब ये देख लो बिट, स्टैक क्या होता है, हिप क्या होता है, डेटा क्या होगा, स्टैक क्या होगा, क्योंकि ये सारी टर्म जो है वो मैंने इसके अंदर यूज़ की थी। ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन मैंने यूज़ किया था, स्टैक यूज़ किया था, ग्लोबल वेरिएबल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की थी। तो अब जो है इनको भी देख लो भी क्या है ये। When a program is loaded into memory, जब आप प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाते हो तो इट बिकम अ प्रोसेस, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो जो प्रोसेस उसको हम कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 4 सेक्शन के अंदर जो है उसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, स्टैक हो गया, हिप हो गया, डेटा हो गया और टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब इन चारों का काम क्या होता है इनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन आ सकता है। देखो जब आप किसी प्रोग्राम को लोड करवाओगे मेन मेमोरी के अंदर तो वो क्या बन जाएगी, प्रोसेस बन जाएगी। और उसको उस टाइम पे जो है उसको हम कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन आपका कहता है कि अ प्रोसेस समटाइम नोन एज टेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड द करंट एक्टिविटी। अगर क्वेश्चन आ जाए करंट एक्टिविटी जो है वो कहाँ पर होती हैं आपकी, कहाँ पर स्टोर की जाती हैं, टेक्स्ट के सेक्शन में। ठीक है, स्टैक क्या कहता है, स्टैक कंटेन टेम्पररी डेटा। स्टैक जो के अंदर जो है हम कुछ टाइम के लिए टेम्पररी डेटा रखते हैं कि भाई एक प्रोसेस आई है, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी डेटा मैंने जो है स्टैक के अंदर स्टोर करवा दिया। इसके अंदर जो टेम्पररी डेटा है वो क्या हो सकता है, मेथड हो सकते हैं, फंक्शन पैरामीटर हो सकते हैं, रिटर्न एड्रेस हो सकता है, लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल भी आपके कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं भाई, स्टैक के अंदर आपके लोकल वेरिएबल स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, स्टैक क्या होता है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करेगा। टेक्स्ट सेक्शन आपका क्या कहता है कि आपकी जो करंट एक्टिविटी है, जो करंट स्टेटस है आपका प्रोसेस का, वो बताता है आपका टेक्स्ट का सेक्शन। ठीक है, हिप क्या बताता है, ये डायनामिकली अलोकेट करवाता है मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। ठीक है, तो जब आप ये प्रोसेस रन टाइम जब एग्जीक्यूट करती है तो डायनामिकली उसको क्या प्रोवाइड करेगा भाई, मेमोरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपका डेटा क्या कहलाता है, दिस सेक्शन कंटेन द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल
वेरिएबल कहाँ रहते हैं भाई, डेटा के अंदर, और आपके लोकल वेरिएबल कहाँ होते हैं भाई, आपके स्टैक के अंदर, ठीक है। तो टेम्परेरी डेटा जो है स्टैक में क्या होगा, मेथड होते हैं, फंक्शन पैरामीटर होते हैं, रिटर्न एड्रेस होता है, लोकल वेरिएबल होते हैं। इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जो है आपका डेटा होगा स्टैक के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया कि ये क्या होता है। अब देखो, प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोसेस को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, एक स्टैक हो गया, एक हिप हो गया, एक आपका डेटा हो गया, एक आपका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है स्टैक के अंदर जो है वो कौन सा नहीं होता, फंक्शन पैरामीटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लोकल वेरिएबल होता है, बिल्कुल होता है, रिटर्न एड्रेस होता है, लेकिन PID ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, क्या ये था, ये नहीं था। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि P1 एग्जीक्यूट हो रही है, P2 जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसके एड्रेस को क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं बाई करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाई, किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, CPU रजिस्टर के थ्रू, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, प्रोसेस स्टैक के थ्रू, या पाइप के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। साथ के साथ क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो भाई, प्रोसेस लाइफ साइकिल कि प्रोसेस की जो है वो लाइफ साइकिल क्या होगी, अभी तक जितना मैंने करवाया वो क्लियर है। अब देखो लाइफ साइकिल क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते, सारे पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना। नहीं समझ में आया तो बेशक बोल देना मैम समझ नहीं आया, तो मैं आपको बोर्ड पे या फिर जैसे भी मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस लाइफ साइकिल में कितनी स्टेट होती हैं भाई, 5 स्टेट होती हैं, ठीक है। तो कितनी हो गई, 5, स्टार्ट, रेडी, रनिंग और टर्मिनेटेड और वेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो कौन सी हैं वो आपकी मेन मेमोरी में होती है, कौन सी आपकी जो है सेकेंडरी में। तो रेडी और रनिंग मतलब जब आपकी प्रोसेस रेडी में और रनिंग में होती है तो वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है, मेन मेमोरी के अंदर। स्टार्ट में भी जब प्रोसेस होती है तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, सेकेंडरी मेमोरी से हम रेडी में लेकर आते हैं, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं। जब हम उसको CPU एलोकेट करवाते हैं, रनिंग स्टेट में होते हैं, तो भी वो आपको क्या यूज़ कर रही होते हैं, मेन मेमोरी को। तो क्वेश्चन कई बार आया है, मेन मेमोरी में आपकी कौन कौन सी स्टेट होती है, तो रेडी और रनिंग, क्लियर है भाई। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, आपकी प्रोसेस स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद कहाँ पर जाएगी, एग्जीक्यूट करने के लिए वो रेडी में जाएगी, रेडी से वो रनिंग में जाएगी, ठीक है, और रनिंग से वो टर्मिनेट हो जाएगी। ये था आपका बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर, अगर प्रोसेस के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब सेकंड देखो, यहाँ पर आपको 2 एरो दिखाई दी होंगी, यहाँ पर आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रोसेस जब जाती है तो CPU के टाइम को यूज़ करती है, किसके टाइम को, CPU के टाइम को। और जब वेट या ब्लॉक में, अगर आपको वेट ना दे रखा हो, ब्लॉक दे रखा हो, तो कंफ्यूज मत होना, तो वेट और ब्लॉक आपका सेम ही रहता है। अगर प्रोसेस को IO ऑपरेशन यूज़ करने हैं, IO टाइम यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करने हैं, तो वो कहाँ पर जाती है, वेट और ब्लॉक में जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, रेडी से रनिंग में गई, ठीक है, रेडी से रनिंग में गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और एरो कि रनिंग से वापस कहाँ जा रही है भाई, रेडी में जा रही है। तो इस यहाँ पर कौन सा ऐसा केस होगा जब आपकी प्रोसेस रेडी से रनिंग में वापस जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि आपका प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि जब टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है प्रोसेस का, तो वो कहाँ से कहाँ जाएगी, रेडी से रनिंग में जाती है, रनिंग से वेट में जाती है, रनिंग से रेडी में जाएगी, या रनिंग से टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया भी, जब किसी प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए तो आपकी प्रोसेस जो है वो रनिंग से वापस कहाँ जाएगी भाई, रेडी के अंदर जाएगी। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जब आपकी प्रोसेस कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए तो भी हम प्रोसेस को फोर्सफुली जो है वो रनिंग से कहाँ भेज देंगे, रेडी के अंदर भेज देंगे। तो 2 ही कंडीशन होती हैं आपकी रनिंग से रेडी में वापस जाने की। पहला जो है टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, ठीक है, और सेकंड जो है अगर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती हैं तो, ठीक है। समझ में आया कि ये वाला जो निशान है वो किन कंडीशन में होता है, 2 कंडीशन में होगा, टाइम स्लाइस एक्सपायर होने पे और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आने पर, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने 2 चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने एक यूज़ किया है प्रीएम्प्टिव वर्जन। प्रीएम्प्टिव क्या होता है, जब मैं किसी प्रोसेस को ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल दूँ, मतलब प्रोसेस जो है वो रेडी से रनिंग में आई हुई थी काम करने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया भाई, उसको प्रीएम्प्शन कर दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया, फोर्सफुली उसको धक्का मार दिया कि भाई तू जा, मुझे जो है दूसरे को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके बाद आना, ठीक है। तो प्रीएम्प्शन यही होता है। अब नॉन प्रीएम्प्शन क्या होता है कि जो है हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो समझ में आया प्रीएम्प्शन एंड नॉन प्रीएम्प्शन क्या होता है, ठीक है।
इसके बाद देखो, अब यहाँ तक समझ में आया, स्टार्ट से रेडिंग में जा रही है, ठीक है, रेडी से रनिंग में जा रही है, रनिंग से रेडी में जा रही है, इतना क्लियर है, ठीक है। और टर्मिनेट आपको पता ही, जब प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाती है। अब आपका ये लास्ट एक ये बच गया कि वेट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वेट का काम क्या है भाई, जब आपकी प्रोसेस रनिंग से वेट में आती है, तो रनिंग से जब आपकी प्रोसेस वेट में आएगी ना, किस कंडीशन में आएगी, यहाँ पर आपकी प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है। मतलब यहाँ पर रनिंग से वेट में जो सीपीयू है वो किसी प्रोसेस को जबरदस्ती नहीं भेजेगा, यहाँ पर प्रीएम्पशन मेथड यूज नहीं होता। प्रोसेस अपनी मर्जी से कहाँ पर आएगी भाई, प्रोसेस अपनी मर्जी से कहाँ पर आएगी, वेट में आएगी। अब मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप गए हो कहाँ पर भाई, किसी मॉल के अंदर अपने घर का सामान लेने के लिए, ठीक है। आपने सारा सामान ले लिया, अपनी अपनी जो ट्रॉली थी वो फुल कर ली और आप लग गए भाई लाइन में बिल कटवाने के लिए, ठीक है। जब आप बिल कटवाने के लिए लाइन में लगे हो तो उस ड्यूरिंग क्या हुआ, आप जैसे ही आपका नंबर आया, मतलब जब आप रनिंग में पहुंचने ही वाले थे कि भी आपका बिल कटने ही वाला था, तभी आपके घर से फ़ोन आ गया या आपने किसी दूसरे की ट्रॉली में देख के याद आया कि अरे मैं तो ये सामान लाना भूल गया, मुझे तो ये भी लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, वापस से ट्रॉली को घुमाओगे या फिर उसको साइड में वहां पर रख कर वो सामान लेने के लिए चले जाओगे, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है जो वहां पर बैठा जो बिल कर रहा है वो आपके लिए वेट करे, वो आपके लिए वेट थोड़ी ना करेगा। आपके पीछे जो लाइन में लगे हुए हैं उनका बिल काटना स्टार्ट कर देगा। आपके लिए ये थोड़ी ना है कि बड़े उसका एक सामान रह गया है, मैं पहले उसका वेट कर लेता हूँ फिर मैं बाकियों का बिल काटूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, दूसरी प्रोसेस को ले लेगा, दूसरे बंदे को ले लेगा कि भाई चलो मैं उनकी बिलिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो जब आप वेट में चले गए, मतलब जब आप सामान लेने के लिए यहाँ पर आए तो आपको वापस रनिंग में नहीं भेजा जाएगा। मतलब वो बंदा जब सामान लेने के लिए आया तो वो वापस वहीं पर नहीं जाएगा जब उसका बिल कटने का नंबर आया था, उसको वापस से लाइन में लगना पड़ेगा, यानी कि वापस से वो कहाँ पर जाएगा भाई, रेडी में जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, जब कोई भी प्रोसेस अपनी मर्जी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करने आती है तो उसको वापस से जो है रनिंग में नहीं भेज सकते, वो आपकी कहाँ पर जाएगी भाई, रेडी में जाएगी, देन वो वापस कहाँ पर जाएगी भाई, रनिंग में जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, इतना समझ में आया भाई। वेट से हम रनिंग में कभी नहीं जाते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रनिंग से वेट में प्रोसेस अपनी मर्जी से आती है, जो सीपीयू है उसको ज़बरदस्ती नहीं भेजता। और जब ये प्रोसेस अपनी मर्जी से वेट में आ जाएगी तो उस टाइम पे सीपीयू जो है वो इसका वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरी प्रोसेस को बुला लेगा, भाई तुम आ जाओ, तुम एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। ये तो चली गई है आईओ ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया कि किस किस कंडीशन में, ये एरो समझ में आई कि कहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर जाने के लिए कोई प्रीएम्पशन नहीं होता, ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, प्रोसेस अपनी मर्जी से आईओ ऑपरेशन को यूज़ करती है, ठीक है। स्टार्ट से रेडी में जाते हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है, प्रोग्राम पड़ा है, ये आ गया रेडी में एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये आपकी यहाँ पर बन गई है प्रोसेस, ये आपकी मेन मेमोरी है। यहाँ पर वो पहले रनिंग में जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर नहीं होता या फिर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस नहीं आती तो वो सीधा क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए तो वापस उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, रेडी में भेज दिया जाएगा। जो प्रोसेस की डिमांड आई है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करो तो वो प्रोसेस पहुँच जाएगी रनिंग के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी प्रोसेस रनिंग में है और उसको याद आ जाए भी मेरा कुछ सामान रह गया है, मुझे तो आईओ ऑपरेशन और यूज़ करने हैं, तो वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर प्रोसेस अपनी मर्जी से आती है और वापस से जो है हम उसको रनिंग में नहीं भेज सकते, उसको वापस से लाइन में लगना पड़ेगा, रेडी क्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा लाइफ साइकिल समझ में आया भाई। किसी को भी हल्का सा भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं क्योंकि अभी तक तो यहीं तक क्वेश्चन आए थे, भी प्रोसेस में से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, ठीक है। कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए भी हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये सारा समझो भाई, ये क्या है न्यूली, मतलब जब आपकी प्रोसेस न्यूली क्रिएट होती है तो वो आपका न्यू में होगी। अब जब प्रोसेस क्रिएट हो जाती है तो वो रेडी स्टेट में मूव कर जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। रन में जब आपकी प्रोसेस को जो है सीपीयू मिल जाता है, प्रोसेस इन सीपीयू, ठीक है, तो वो आपकी रनिंग में पहुंच जाती है। वेट और ब्लॉक, जब प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हो, आईओ को असेस करना हो, इनपुट आउट डिवाइसेस यूज़ करने हो तो वेट और ब्लॉक में जाती है। जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट और टर्मिनेट हो जाती है तो वो आपकी क्या कहाँ पर हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी एग्जीक्यूशन में। अब आप सोचोगे सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको करवाती हूँ। यहाँ पर जब यहाँ सपोज करो, क्योंकि ये मेन मेमोरी का साइज आप सबको पता है फिक्स रहता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो 10 ही प्रोसेस एक बार में आ सकती है, P1 से लेके P10 तक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ
कि रनिंग से भी वापस यहाँ पर प्रोसेस आ गई और वेट में से भी यहाँ पर प्रोसेस आ गई, तो ये जो रेडी है ये क्या हो गया, बिल्कुल फुल हो गया, यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर एक और जो है ब्लॉक बना दिया जाता है जिसका नाम होता है सस्पेंडेड रेडी करके। तो बाद में जो प्रोसेस आती है वो यहाँ पर जाना स्टार्ट कर देती है, और जब रेडी में जगह होनी स्टार्ट हो जाती है तो सस्पेंडेड रेडी से जो है यहाँ पर प्रोसेस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो है सपोज करो यहाँ पर जो लिमिट है वो 5 प्रोसेस की है कि 5 ही प्रोसेस आ सकती है वेट के अंदर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 प्रोसेस आई है आपकी। 5 प्रोसेस जब आएंगी तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, सपोज यहाँ पर भी बार बार प्रोसेस आ रही है और इसको भी आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं। तो जब ये आपका फुल हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, सस्पेंडेड वेट बन जाएगा, यानी कि ये फुल होने के बाद यहाँ पर प्रोसेस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यही आपका सस्पेंडेड वेट ब्लॉक या सस्पेंडेड रेडी होता है। ठीक है, तो व्हेन वेटिंग क्यू, जब आपका वेटिंग क्यू फुल हो जाता है तो सस्पेंडेड ब्लॉक बना दिया जाता है, जब आपका रेडी क्यू फुल हो जाता है तो आपका सस्पेंडेड रेडी क्यू बना दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये पूरा है भाई, ये इसका चीज़ अच्छे से समझ लो। आपने क्रिएट किया, प्रीएम्प्ट होगी तो यहाँ वापस आएगी, टर्म आपका टाइम स्लाइस खत्म होगा तो रनिंग से उसमें आएगी। ब्लॉक में जो है प्रोसेस को अपनी मर्जी से भेजा जाता है, ये आपका सस्पेंडेड रेडी है, ये आपका सस्पेंडेड ब्लॉक है। ठीक है, समझ में आया भाई। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस के बीच में होना, बिटवीन 2 प्रोसेस के बीच में होना, 2 थ्रेड के बीच में होना, नन ऑफ द मेंशन, मतलब 2 प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना क्या कहलाता है भाई, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहला जाता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। द सिस्टम विच अलाउ वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो आप उसको क्या बोलोगे, यूनी प्रोग्रामिंग कहोगे, यूनी प्रोसेसिंग कहोगे, यूनी टास्किंग कहोगे, या नन ऑफ द मेंशन कहोगे। मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनी प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया, जब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो उसको आप यूनी प्रोसेसिंग कहोगे। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल सीपीयू का आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही सीपीयू है, एक सीपीयू जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखो इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस का क्या होता है, एड्रेस स्पेस और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ओपन फाइल्स होती है, पेंडिंग अलार्म सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स क्या होते हैं भाई। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस का क्या होगा भाई, सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको जो है पीसीबी करवाऊंगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हर एक प्रोसेस का क्या होता है, अपना पीसीबी होता है। पीसीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, प्रोसेस जो है वो किस रीजन से टर्मिनेट की जाती है, नॉर्मल एग्जिट से, फैटल एरर से, किल्ड बाई दूसरी प्रोसेस के मरने से, या ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, टर्मिनेट जब नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा तो बिल्कुल प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। कोई एरर आ गई, किसी प्रोसेस ने किल कर दिया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या कहलाता है, व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, मतलब आपने क्या किया, प्रोसेस को शेड्यूल किया रन आफ्टर कुछ एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन स्टिल सम टास्क हैज़ बिन कंप्लीटेड, व्हेन प्रोसेस द यूजिंग द सीपीयू, जब आपकी प्रोसेस जो है वो सीपीयू को यूज़ कर रही है तो वो आपका क्या होगा, ये आपकी जब प्रोसेस सीपीयू को यूज़ करती है तो वो आपकी रनिंग स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आपकी प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, कुछ एग्जीक्यूशन के बाद, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेटेजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्पररी सस्पेंडेड इज कॉल्ड, टेम्पररी सस्पेंडेड कहाँ पर की जाती है, प्रीएम्प्टिव में, नॉन प्रीएम्प्टिव में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, नन ऑफ द अबव। ठीक है, लॉजिकली रनेबल, सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ जी, स्ट्रेटेजी ऑफ अलाइन मतलब कुछ टाइम के लिए जो है प्रोसेस को टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। तो ये वाला काम हम प्रीएम्प्टिव के अंदर करते हैं कि फोर्सफुली हम प्रोसेस को क्या करते हैं भाई, हटा देते हैं कि तुम थोड़ी देर के बाद आना, हम पहले जो है हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ जी। अब देखो पीसीबी क्या होता है, अभी आपने जो है प्रोसेस देखा, प्रोसेस ब्लॉक, सॉरी हमने क्या देखा, प्रोसेस देखा, प्रोग्राम देखा, प्रोसेस मैनेजमेंट देखा, प्रोसेस डायग्राम देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे पीसीबी क्या होता है। मैंने अभी बताया ना कि एक प्रोसेस का क्या क्या होता है, अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रोसेस का अपना पॉइंटर होता है, प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोसेस नंबर होगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है, मेमोरी लिमिट होती है, ओपन फाइल, इसमें अदर में आपकी अकाउंटिंग, स्टेटस डेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं पीसीबी के अंदर। अब पीसीबी क्या होता है,
देखो, अब 5 स्टेट आपने देखी, किसी किसी के आपने 7 स्टेट भी देखी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि कौन सी प्रोसेस न्यू में बैठी है, कौन सी रेडी में बैठी है, कौन सी रनिंग में है, कौन सी टर्मिनेट है, कौन सी आपकी वेट या ब्लॉक को यूज़ कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कौन सी प्रोसेस आपकी कहाँ कहाँ पर है, उसके लोकेशन को देखने के लिए हमने क्या बनाया भाई, पीसीबी बनाया, ठीक है। तो करंट स्टेट मतलब जब आपकी प्रोसेस बिल्कुल करंट स्टेट में होती है, तो प्रोसेस स्टेट आपका बताता है कि करंटली आपकी प्रोसेस जो है वो कहाँ पर है, करंटली उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस नंबर क्या कहलाता है, प्रोसेस नंबर यानी कि प्रोसेस आईडी। जैसे हर एक का नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो किसी का नाम सेम हो जाता है, तो स्कूल टाइम पे क्या होता था, जब नाम सेम होते थे तो रोल नंबर के थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, ये रोल नंबर इसका है, वो रोल नंबर उसका है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अगर मैं सारी प्रोसेस का नाम पी डाल दूँ, पी डाल दूँ, पी डाल दूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस नंबर या प्रोसेस आईडी सबकी डिफरेंट होती है, जिससे हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर आप सबको पता है कि क्या करता है, नेक्स्ट एड्रेस के जो है नेक्स्ट प्रोसेस के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करवाता है। रजिस्टर्स वही है टेम्पररी डेटा को स्टोरेज करने के लिए। मेमोरी लिमिट, कि मेमोरी लिमिट क्या होगी, स्टार्टिंग क्या होगा, बेस लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओपन फाइल लिस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर होती है, पीसीबी के अंदर। तो हर एक प्रोसेस का अपना क्या होता है, पीसीबी। हर एक प्रोसेस का अपना क्या होगा भाई, पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो समझ में आया भाई, ये समझ में आया पीसीबी क्या होता है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो अभी देखो, अभी हम रेडी से रनिंग में जा रहे थे। अब यहाँ पर एक वापस से डायग्राम पर आ जाओ, ताकि अच्छे से समझ पाओ कि क्या बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट स्विच की। तो देखो, मैंने क्या किया, ये आपकी प्रोसेस P1 थी और ये P2 है, ठीक है। अब ये आपकी रनिंग में गई हुई है, ये P1 आपका रनिंग में गया हुआ है, ठीक है। P1 रनिंग में गया हुआ है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, P2 आ गई भी, ठीक है। इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो P1 वालों से बहुत ज़्यादा जो है उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसको वेट नहीं करना पड़ता। तो क्या होगा, ये जो CPU है ना, ये बोलेगा P1 को, भाई अब तू थोड़ी देर के लिए चला जा, मैं पहले दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दूँ, तो उसके बाद आना, ठीक है। तो एक प्रोसेस की जगह दूसरी प्रोसेस का आना, मतलब P1 जो है वापस को P1 को यहाँ भेज दिया, P2 को यहाँ ले गए, तो क्या हो गया, मतलब एक प्रोसेस को क्या कर दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। तो यही आपका क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब आपकी एक प्रोसेस जो है मतलब वापस से पहले वाली स्टेट में भेज दी जाए और उसकी जगह दूसरी प्रोसेस आ जाए, तो वो आपका क्या होगा भाई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो आप डेफिनेशन समझ लो और अच्छे से समझ में आएगा डेफिनेशन क्या कह रही है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। हाँ जी, स्विचिंग सीपीयू इज टू अनदर प्रोसेस। जब सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहेंगे। रिक्वायर सेविंग द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट फॉर न्यू प्रोसेस, द टास्क इज नोन एज context switch. The context of a process is represented in the PCB of a process. It's include the value of the CPU register, the process state and memory management information, ठीक है। तो सीधा सीधा यही है context switch का, ज़्यादा कुछ नहीं है। context switch आपका वही होता है कि जब हम एक प्रोसेस को स्विच करके दूसरी प्रोसेस को उसकी जगह पर ले आएँ, तो आपका context switch होगा। और इसलिए जो है हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है, अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ताकि पता चल सके कौन सी प्रोसेस कहाँ से जो है टर्मिनेट हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, या फिर उसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम हाईली डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट ऑल्सो। द मोर कॉम्प्लेक्स द ओएस द मोर वर्क डन बी ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है आपकी यहाँ पर, समझ में आया। कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो है वो आपका प्रोसेस का जो है किया जाता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस का अपना क्या होता है, पीसीबी होता है, ठीक है। तो इसमें आपके सीपीयू रजिस्टर, प्रोसेस स्टेट, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। समझ में आया भाई कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा। अब देखो थ्रेड क्या होते हैं। थ्रेड के ऊपर अगर क्वेश्चन की बात करें, थ्रेड के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि थ्रेड द प्रोसेस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, प्रोसेस की सब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है भाई, थ्रेड कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी एक बड़ी सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे थ्रेड होते हैं, और ये सारे थ्रेड मिलकर क्या बनाते हैं भाई, एक प्रोसेस बनाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि प्रोसेस की सबसे छोटी यूनिट, मतलब प्रोसेस की सबसे यूनिट, तो थ्रेड जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी भाई, प्रोसेस की। तो समझ में आया, अगर क्वेश्चन आ जाए थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसकी भाई, प्रोसेस, ठीक है। तो थ्रेड एक सिंगल सिक्वेंशियल फ्लो जो कंट्रोल होता है विद इन अ
प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपका ये भी कहलाता है कि थ्रेड इज ऑल्सो नोन एज, मतलब क्वेश्चन आता है, कई बार आया भी है कि थ्रेड को आप दूसरा नाम क्या होगा, तो थ्रेड को जो है आप लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो थ्रेड इज ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। इज एन इंडिपेंडेंट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पेरेंट प्रोसेस इन द सेम वे दैट वन प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस, सो वन सच रियल प्रोसेस में स्पान सेवरल थ्रेड्स, ठीक है। थ्रेड शेयर द रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखो, एक प्रोसेस है आपकी, ये आपकी प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें जो है आपकी सपोज करो पी प्रोसेस है, इसमें आपकी P0 P1 ये बहुत सारे जो है थ्रेड है, यानी कि सपोज करो 4 थ्रेड है, ठीक है। तो इनमें जो है ये सारे जो है एक दूसरे के साथ मेमोरी रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोल रखी है कि द थ्रेड जो है वो शेयर करता है रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, ठीक है, बट आज सेपरेटली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर भी करे, वो सेपरेट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट शेड्यूल भी हो सकता है। थ्रेड क्रिएटेड विद इन द बिलोंग टू द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हैवी वेट प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। If the process has multiple thread of control, it can do more one task at a टाइम, ठीक है। तो समझ में आया थ्रेड क्या कहलाता है। थ्रेड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अभी तक तो यही आया है। टाइप्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड की जो है 2 टाइप होती है, एक होता है यूजर लेवल थ्रेड और एक होता है आपका कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। तो यूजर लेवल थ्रेड जो होता है वो यूजर मैनेज्ड थ्रेड। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इस तरीके से आपका यहाँ पर नीचे होता है कर्नल मोड और ऊपर होता है यूज़र मोड, ठीक है। तो यूज़र लेवल, तो यहाँ पर ये जो यूज़र होता है ना, यहाँ पर सारा काम यूज़र मैनेज करता है, ठीक है, यूज़र मैनेज करेगा। और जो कर्नल होता है ना, कर्नल जो होता है वो आपका हर्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर क्वेश्चन आ जाए हर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, कर्नल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रिविलेज होते हैं, मतलब प्रिविलेज का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ रूल्स होंगे। ऐसा नहीं है यूज़र मोड में तो कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन कर्नल मोड में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ पर जाने से पहले जो है आपको स्पेशली जो है कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है आप कर्नल मोड में जा सकते हो, ठीक है। तो यही है आपका, बाकी हम डिटेल में मैं आपको ये थोड़ा करवाऊंगी कर्नल मोड और यूज़र मोड, क्योंकि हमारा अभी सिस्टम कॉल रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज थ्रेड, ठीक है, तो एक्टिंग ऑन कर्नल। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है थ्रेड किसके थ्रू भाई, कर्नल के थ्रू, और यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं यूज़र के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम कोर भी कहलाता है। समझ में आया भी थ्रेड्स की कौन कौन सी टाइप होंगी, 2 टाइप होती हैं, यूज़र लेवल और कर्नल लेवल, ठीक है। अब देखो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। थ्रेडिंग तो आपने देखा, थ्रेडिंग मतलब आपके दो, एक सिंगल थ्रेडिंग होगी, एक मल्टी। सिंगल में क्या होगा, सिंगल में आपका जो है एक ही प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, एक ही टास्क हो रहा है एक टाइम के ऊपर, तो ये आपका सिंगल थ्रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ, सम एग्जांपल ऑफ अ सिंगल थ्रेड इज अ प्रोसेस इज अ टेक्स्ट एडिटर, लाइक टेक्स्ट एडिटर। अगर आप जो है टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हो, तो आप जो है आइदर एडिट द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को ही एडिट कर सकते हो, उस टाइम पे आप किसी और काम को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सिंगल थ्रेड, ठीक है, कि आपने एक टाइम पे एक ही काम को जो है एक टाइम पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या कहलाता है, कि आप एक टाइम पे सेवरल थ्रेड्स को क्या करवा रहे हो भी, रन करवा रहे हो, ठीक है, इनसाइड द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस के अंदर। जैसे इन वन पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कैन बी एडिटिंग द टेस्ट, एक पार्ट प्रोसेस का एडिट कर रहा है, दूसरा पार्ट प्रिंट करवा रहा है, तीसरा कुछ और करवा रहा है, तो ये आपका मल्टी थ्रेडेड होगा। और ऊपर वाला क्या था भाई, आप एक टाइम पे जैसे आपने टेक्स्ट करवाया था, आप टेक्स्ट ही करवा रहे हो, फिर टेक्स्ट करवाने के बाद फिर आप प्रिंट करवा रहे हो, मतलब एक टाइम पे एक ही काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। समझ में आया भाई ये क्या होते हैं। हाँ जी, अब देखो प्रोसेस शेड्यूलर क्या होते हैं, क्योंकि शेड्यूलर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पर यूज़ होता है। जब हम न्यू से रेडी में जाएंगे तो कौन सा शेड्यूलर यूज़ होगा, रेडी से रनिंग में जाएंगे तो कौन सा शेड्यूलर यूज़ होगा, रनिंग से जब आप वापस जाओगे तो कौन सा शेड्यूलर होगा। तो यहाँ पर जो है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देखना। अब देखो हाँ जी, क्वेश्चन है फॉर सिस्टम यूज 5 स्टेट मॉडल ऑफ फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन न्यू रेडी रनिंग ब्लॉक्ड एग्जिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोसेस इन मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी का मैंने आपको बताया था कौन कौन सी जो है आपकी 5 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस जो है आपकी मेन मेमोरी में रहती है, न्यू रेडी, रेडी रनिंग ब्लॉक्ड, या फिर न्यू रेडी रनिंग ब्लॉक, ठीक है। तो न्यू रहता है आपका कहाँ पर भाई, सेकेंडरी मेमोरी में, तो ये होगा नहीं। न्यू आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी रहता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब आपके बचे 2, न्यू और रेडी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था न्यू और रेडी जो है वो आपके मेन मेमोरी में रहते हैं,
तो आप इसको करेक्ट कर लेना भाई, आपका जो आंसर है वो ये आएगा भाई, सी ऑप्शन। जब आप मेन मेमोरी की बात कर रहे हो तो आपका जो ब्लॉक्ड है, यानी कि जो आपका वेट या ब्लॉक है वो भी आपका कहाँ पर रहता है, वो भी आपका शायद मेन मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। मतलब आप नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो कितने पर यूनिट टाइम में जो है वो कंप्लीट कर रही हैं, उसको आप क्या कहोगे, आउटपुट कहोगे, थ्रूपुट कहोगे, एफिशिएंसी कहोगे, कैपेसिटी कहोगे, क्या कहोगे भाई, ठीक है। तो ये जो रहता है ये आपका क्या रहता है भाई, ये आपकी क्या रहती है भाई, इसको आप क्या कहते हो, थ्रूपुट कहोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। कितने जो है कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो है आपने कंप्लीट की हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, वो आपकी क्या कहलाती है, थ्रूपुट कहलाती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेट ऑफ प्रोसेस डिफाइंड, जो स्टेट है प्रोसेस की उसको आप क्या कहोगे, ठीक है। द फाइनल एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस, एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, स्टेट ऑफ प्रोसेस। स्टेट प्रोसेस क्या होती है, मैंने अभी बताया था ना, प्रोसेस स्टेट आपकी क्या कहलाती है, जहां पर आप करंट एक्टिविटी करते हो प्रोसेस की, वो आपकी क्या होती है, स्टेट। मतलब कि उस टाइम पे प्रोसेस की स्टेट क्या है, मतलब करंट एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस, इनमें से कौन सी ऐसी है जो प्रोसेस की स्टेट नहीं है, न्यू, ओल्ड, वेटिंग, रनिंग। तो न्यू भी होता है, वेट भी होता है, रनिंग भी होता है, लेकिन ओल्ड जो है वो कोई भी स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाई द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ इज, क्या बोल रहा है, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाई यूजर प्रोसेस, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, स्टेट ट्रांजिशन, जब मैंने डायग्राम बताया था, बोल रहा है यूज़र जहाँ पर अपनी मर्जी से जाता है, कहाँ पर जाएगा, वेट या ब्लॉक के अंदर ही तो यूज़र अपनी मर्जी से जाता है। तो ठीक है, वेकअप, डिस्पैच, ये तो सारी नहीं होंगी, तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ, यूज़र अपनी मर्जी से जा रहा है, दैट इज ब्लॉक के अंदर यूज़र आपका मर्जी से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू प्रोसेस इज कंप्लीटेड, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ना अभी, जब आपका टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाए प्रोसेस का, तो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से कहाँ पर जाएगी भाई, रनिंग से रेडी में जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा भाई। सेवंथ क्वेश्चन देखो, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या कहता है, इन प्रोसेस एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, मतलब एक टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि द प्रोसेस एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एक टाइम, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये आपका जो है मल्टी प्रोसेसिंग है, कि मल्टीपल प्रोसेसर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, ये नहीं होगा। मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन मेन मेमोरी, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर है, वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो ये चीज़ें जो है हम इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको डिटेल से करवाई थी, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एट क्वेश्चन देखो, सपोज दैट प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट, सपोज करो प्रोसेस जो है वो आपकी ब्लॉक स्टेट में है, वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस, कुछ वेट कर रही है आईओ सर्विसेज के बारे में। व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड, जब सर्विस कंप्लीट हो जाए, इट गोज टू, कहाँ पर जाएगी, ठीक है। आप सपोज आपने क्या, इसने क्या बोला है, आपकी प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट में है, वेट कर रही है आईओ सर्विसेज का, और जब उसने उसको यूज़ कर लिया, आईओ सर्विसेज को यूज़ कर लिया, तो कहाँ पर जाएगी, रनिंग में जाएगी, रेडी में जाएगी, सस्पेंडेड में, टर्मिनेट में। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी प्रोसेस आईओ ऑपरेशन यूज़ करने जाए तो वो एक ही जगह पे जाती है, दैट इज रेडी स्टेट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस, इसमें से ऐसा कौन सा है जो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता। कोई डिवाइस कर सकता है, टाइमर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, शेड्यूलर प्रोसेस कर सकता है, पावर फेलियर कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा, मतलब आपने प्रोसेस को शेड्यूल किया है, आपने डिवाइस, टाइमर, पावर फेलियर, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो इंटरप्ट नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा भाई, कौन सा नहीं करेगा, मतलब जब आपने प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया, मतलब आपने प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया, यानी कि वो कहाँ पर गई, रनिंग में। कोई भी डिवाइस कर सकता है, बिल्कुल। आपका टाइम स्लाइस खत्म हो जाए, कर सकता है। पावर लाइट चली जाए तो भी वो क्या होगा, इंटरप्शन ही होगा, लेकिन शेड्यूल कर दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, अब देख लो भाई, आपका शेड्यूलर वाला जो है टॉपिक स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले जो है मैंने पहले जो हमने किया था उसके सारे बेस पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप आपको अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखो शेड्यूलर क्या कहता है, ये आपकी जो है स्टेट थी यहाँ पर। अगर ये देखो पहले हम 5 स्टेट में पढ़ते हैं, 5 में आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अब यहाँ पे इसको 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 भूल जाओ, ठीक है, ये सोचो ये नहीं है। अब देखो अगर क्वेश्चन न्यू से रेडी में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ होता है, रेडी से रनिंग में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यूज़ होता है, यानी कि डिस्पैच आप करवा रहे हो, एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और जहाँ पर सस्पेंडेड ब्लॉक की बात आ जाए, सस्पेंडेड रेडी की बात आ जाए, सस्पेंडेड की बात आ जाए, तो वहाँ पर जहाँ पर भी ब्लॉक, सस्पेंडेड, वेट, इन सब की बात आ जाए, वहाँ पर आपका मिडल टर्म शेड्यूलर यूज़ होता है। सीधा सीधा है, ठीक है, डायग्राम से सीधा सीधा समझो। न्यू से रेडी में प्रोसेस को लेकर जाते हैं तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है न्यू से रेडी में प्रोसेस को लेकर जाता है, रेडी से रनिंग में आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम रहता है, और जितनी भी आपकी सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट रहती हैं वो आपकी मिडिल टर्म शेड्यूलर के काम होते हैं, ठीक है। तो आप देखो थोड़ा डिटेल में देख लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगी। क्वेश्चन एक तो यही आएगा, न्यू से रेडी में कौन लेकर जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जो है नाम कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या होगा, तो जॉब शेड्यूलर भी जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को कहा जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट, की कितनी नंबर ऑफ जो है स्टेट कितनी रेडी स्टेट में प्रेजेंट हैं, अगर एक्स्ट्रा है या फिर कितनी लिमिट है, ठीक है, तो ये सारा काम देखने का होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इसका दूसरा काम होता है जॉब शेड्यूलर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। समझ में आया? The long-term scheduler is responsible for creating balance between IO bound और process scheduled. IO bound is the majority of the time is spent to the IO operation. तो आपकी दो ही तरीके का, एक होता है CPU बाउंड, क्योंकि जब CPU बाउंड यानी कि CPU टाइम यूज करती है प्रोसेस, और IO बाउंड यानी कि जब आपकी प्रोसेस IO डिवाइसेस को यूज करती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू ब्रॉट इनटू रेडी क्यू, मतलब ये प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जब रेडी क्यू में लाना हो, ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू, मतलब सीपीयू को एलोकेट करवा देगा। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस रिमूव फ्रॉम द मेमोरी बाई स्वापिंग नन ऑफ द मेंशन। क्या होगा भाई, तो ये इसका काम होता है रेडी क्यू में प्रोसेस को लेकर आना, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग वैसे तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो आपकी एक टाइम पे मेन मेमोरी के अंदर हैं, वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट द सिस्टम सपोर्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्या होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द रेडी क्यू, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में है। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द इनपुट आउटपुट क्यू, द नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर क्या क्या होती है, वो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम, हैव मल्टीपल प्रोग्राम वेटिंग इन अ क्यू रेडी टू रन, टू मिनिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई मल्टी प्रोग्रामिंग के, मल्टी प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम, कुछ प्रोसेस जो है वो हर टाइम एग्जीक्यूट होती रहती है, रन होती रहती है। हैव मल्टीपल प्रोग्राम वेटिंग इन अ क्यू रेडी टू रन, मिनिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, नन ऑफ द मेंशन। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन को मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। तो मिनिमाइज करना तो नहीं होगा, मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमाइज करना होता है, तो मतलब प्रोसेस जो है ऑल टाइम एग्जीक्यूट होती रहे, यानी कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना, यही जो है मेन ऑब्जेक्टिव है किसका भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग का। समझ में आया भाई? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, अब देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कहता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमने देखा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को आप सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है भाई सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलर क्या होगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडियम टर्म शेड्यूलर, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जॉब शेड्यूलर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा, सीपीयू शेड्यूलर आपका क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिलेक्ट करना वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी टू, और उसको शेड्यूल करना कहाँ पर भाई, रनिंग में, मतलब रेडी से रनिंग में जाने के लिए, रेडी से रनिंग में जाने के लिए हम यूज करवाते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, दैट इज सीपीयू शेड्यूलर का, ठीक है। तो यही सारा काम है इसका। यहाँ से न्यू से जब आपकी रेडी में आएगी तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रेडी से सीपीयू के पास जाएगी तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करती है, ब्रॉट इनटू रेडी क्यू, ये वाला काम होता है लॉन्ग टर्म का, ठीक है।
तो ये तो हो नहीं होगा। सिलेक्ट प्रोसेस हैज़ टू एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड अलोकेट सीपीयू, तो सीपीयू को अलोकेट करवाती है, बिल्कुल करवाती है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम मेमोरी ऐसा कुछ नहीं करती, ऐसा भी नहीं करती, तो यहाँ पर आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, अब देखो मीडियम टर्म शेड्यूलर, हमने 2 शेड्यूलर पढ़ लिए हैं। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर देखो क्या कहता है। Medium term scheduler are those scheduler whose decision will have a mid-term effect on the performance of the system. It is responsible for swapping a process from main memory to secondary memory and vice versa. ठीक है, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई, मीडियम टर्म शेड्यूलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल मेंटेनिंग अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड। इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपका वही है रनिंग से ब्लॉक में जाना, वेट में जाना, ये सारा काम होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर की डेफिनेशन क्या कहती है, सिलेक्ट करवाता है रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाई स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए आंसर जो है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के लिए हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यहाँ पर आपने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यहाँ पर आपका मिडिल टर्म शेड्यूलर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया भाई, ध्यान से देखना। अब ये पूरा जो है आपका डिफरेंस है तीनों शेड्यूलर के बीच में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका जॉब शेड्यूलर है, ये आपका सीपीयू शेड्यूलर है, ये आपका प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर है। ठीक है, तो स्वैपिंग शेड्यूलर आपका मीडियम टर्म है, सीपीयू शेड्यूलर आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म आपका जॉब शेड्यूलर है। स्पीड इज लेसर देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसकी जो स्पीड होती है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से जो है कम होती है। सब इसकी जो स्पीड होती है शॉर्ट टर्म की फास्टेस्ट होती है दोनों से, मीडियम टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी। स्पीड इज बिटवीन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दोनों के बीच में रहती है मीडियम टर्म की। ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, ये प्रोवाइड करता है लेसर कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करवाता है, रिड्यूस करवाता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, इट इज ऑल्सो मिनिमल इन द टाइम टेन सिस्टम, और ये पार्ट होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद देखो इट सिलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड इनटू मेन मेमोरी एग्जीक्यूशन। ये क्या करेगा भाई, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को उठाएगा और रेडी में रख देगा। ठीक है, ये क्या करता है, सिलेक्ट दोज प्रोसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, जो प्रोसेस आपकी रेडी जो है एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो। इट कैन री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी। ठीक है, तो समझ में आया इन सबका काम क्या रहता है भाई। अब क्वेश्चन देखो, मैचअप करना है, सारे बच्चे बताएंगे भाई इसका क्वेश्चन का आंसर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, न्यू से रेडी में जाना, बिल्कुल जाना भाई, तो ए का आ जाएगा फर्स्ट। मीडियम टर्म शेड्यूलर का सस्पेंडेड टू ब्लॉक यानी कि बी का थर्ड, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का रेडी टू रनिंग यानी कि सी का सेकंड। समझ में आया, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आए या शायद आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखना क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू क्या होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस। जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन करंट स्टेटस की और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, द ओएस मेंटेन ऑल पीसीबी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को जो है मेंटेन करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, द ओएस मेंटेन अ सेपरेट क्यू फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का क्या होता है भी, अपना जो है पीसीबी होता है, आप सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं। ऑल प्रोसेस इन सेम टाइम एग्जीक्यूशन स्टेट आर प्लेस्ड इन द सेम क्यू। व्हेन द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज चेंज, द पीसीबी इज अनलिंक्ड फ्रॉम इट्स करंट क्यू एंड मूव टू इन न्यू रेडी क्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और आप सबको पता है, एक आपका जॉब क्यों होता है, एक रेडी क्यों होता है, एक आपका डिवाइस क्यों होता है, यानी कि डिवाइस में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, रेडी में जो है आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी में जो है होती है, और जॉब में जो है आपकी प्रोसेस क्यू के अंदर रखी जाती है। ठीक है, तो अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यू ऑफ प्रोसेस, कौन कौन सा नहीं होता। जॉब क्यू होता है, पीसीबी क्यू नहीं होता, डिवाइस होता है, रेडी होता है। तो पीसीबी नहीं होता, तो बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नोट पूछा है। ठीक है, अब देखो व्हेन द प्रोसेस इशू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, जब आपकी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की जो है इशू मतलब प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रोसेस इशू करती है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को, तो कहाँ पर रखी जाती है, इनपुट आउटपुट क्यू में, वेटिंग क्यू में, रेडी क्यू में, जॉब क्यू में, कहाँ पर रखी जाएगी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, तो इनपुट आउटपुट क्यू में रखी जाएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पीसीबी में जो है डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या नहीं होता, कोड, स्टैक, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या डेटा। क्या नहीं होता भाई, कोड होता है, स्टैक होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, डेटा क्या नहीं होता। नोट पूछा है
तो हम ये पढ़ चुके हैं, तो आपके कोड आपने पढ़े थे, स्टैक पढ़ा था, डेटा पढ़ा था, लेकिन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो आपके नहीं होते, तो यहाँ पर आपका सी जो है बिल्कुल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है? प्रोसेस टाइप वेरिएबल, डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन या ए ब्लॉक इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो कौन सा आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? फटाफट बताओ भाई, कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है। मैं एक बार देख लूँ कितने क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूँ। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा था ना? अगर नहीं पढ़ा तो अभी फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ भाई। ये देखो, डेटा स्ट्रक्चर इज कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस। तो ये आपका क्या है, पीसीबी है, तो यहाँ पर यही पूछा है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। द एंट्री ऑफ द ऑल पीसीबी इन द करंट स्टेटस इज इन, कहाँ पर होती है भाई? प्रोसेस रजिस्टर में, काउंटर में, टेबल के अंदर, यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है इनका आंसर आपको देना है। इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, व्हाट विल हैपन अ प्रोसेस टर्मिनेट, जब आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो क्या होता है? रिमूव फ्रॉम ऑल क्यू, रिमूव फ्रॉम ऑल बट द जॉब क्यू, इट प्रोसेस कंट्रोल डीलोकेटेड, इट प्रोसेस कंट्रोल इज नेवर डीलोकेटेड। ठीक है, क्या होगा भाई, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड द रेडी क्यू, रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज, रेडी क्यू ऑलवेज क्या होता है भाई? एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव टू डू, क्या होगा मतलब? फुल होगा, लिटिल होगा, फुल होगा, लोड होगा, एम्पटी होगा, लिटिल होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है आंसर करने हैं। आपको आंसर करना है 20 का, 21 का, 22 का। ठीक है, हाँ जी। सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल जो है हम सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को देखेंगे, क्या होते हैं, जो है इसके जो टाइम होते हैं, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये सारे जो हैं सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आएगा कि क्या हमने किया है आज की क्लास में। पूरा जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछना भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और बीच में जो है काफ़ी सारी क्लासेस आपकी नहीं हुई, मुझे पता है आपका बहुत सारा लॉस हो गया है, तो उसको जो है अब हमें कवर करना है। तो अब जो है डेली ट्राई करेंगे भी 1 या 2 क्लासेस आपको मिलें और हम फटाफट जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, देन जो है रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।